जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 17 का आगाज़ किया है और चैप्टर नंबर 17 का आज लास्ट टॉपिक है और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप। यूँ समझेंगे चैप्टर नंबर 17 में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक निकाला जाए ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो एनर्जी बैंड थ्योरी है और उसके बाद हिस्टैरिसीस लूप है। ये टॉपिक सब्जेक्टिव में भी बोर्ड में पूछा जाता है, ये शॉर्ट में आता है, इसमें से MCQs आते हैं। इवन कि आपने सारे टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करना है। हिस्टैरिसीस लूप है क्या? देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ना कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस पर्पज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सूटेबल होते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए, कुछ सूटेबल होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़लाँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस मकसद के लिए ज़्यादा सूटेबल है? उसके लिए ना हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। ये हिस्टैरिसीस लूप एक एक्सपेरिमेंट है, एक टेस्ट है, एक लिटमस टेस्ट है, जिसके ज़रिए हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस ख़ास मकसद के लिए सूटेबल है। ठीक है। अच्छा, अब ये टेस्ट करना कैसे है? आपने अपने किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल को, जैसे स्टील है, जैसे आयरन है, जैसे एलुमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है ना, आपने इनमें से किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल को पकड़ना है, उसे अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट साइकिल में रख देना। अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है? जैसे ये देखिए ना, अल्टरनेटिंग करंट मैंने बताया था कि ऐसा करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होती है, जिसकी डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद चेंज होती है। ये मेरे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ से ये इसका पहला हाफ साइकिल है, ये इसका दूसरा हाफ साइकिल है, फिर ये इसका दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया। करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद चेंज होती है। अब देखो, हमने पढ़ा था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डोमेन्स होती हैं पिछले लेक्चर में। छोटे छोटे रीजन्स होते हैं मिलीमीटर साइज़ के, जिसमें एटम्स की तादाद 10 की ताकत 12 से लेकर 16 तक होते हैं। वो सारे एटम्स मिलकर कोऑपरेट करके ना एक नेट मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, तो हम कहते हैं डोमेन अपना मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। अब करना ये है, सपोज़ के पहले हाफ साइकिल में जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है पहले हाफ साइकिल में। फ़र्ज़ करें कि करंट की डायरेक्शन इस तरफ थी, इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। दिस इज़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने छोटा सा ई लिख दिया है क्योंकि इस टॉपिक में ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड होता है मटीरियल का, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो करंट बनाता है। कैसे? जब आप देखो ना, जब आप करंट दोगे, किसी सोलेनॉइड को करंट दोगे, सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करेगा तो सोलेनॉइड अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में से गुजरेगा तो उसकी डोमेन्स मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएंगी। कल हमने पढ़ा था, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे ना तो उसकी डोमेन्स मैग्नेटाइज हो जाती हैं। जब सारी डोमेन्स एक सिमत में आ जाती हैं ना, तो फिर वो मटीरियल जो होता है, वो मटीरियल खुद मकनातीस बन जाता है। कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट कब बनेगा? आंसर है जब उसकी सारी की सारी डोमेन्स मैग्नेटाइज हो जाएंगी। जब सारी डोमेन्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगी ना, तो फिर वो पूरा स्पेसिमन मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ये जो सिर्फ बी मैंने लिखा है ना, इस बी का मतलब है मटीरियल का मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल जब खुद मकनातीस बन के मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दिस इज बी। और ये बी कौन सा है? इसको BE लिख दें या इसकी जगह करंट लिख दें, ये करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया? अब सुने ज़रा, जब हम अपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? सारी की सारी डोमेन्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करेगा, अपनी डायरेक्शन में सारी डोमेन्स को तरतीब के अंदर लेके आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, ये होती पता कैसे मैग्नेटाइजेशन? देखो, अल्टरनेटिंग करंट 0 से बढ़ेगा बच्चों। 0 से करंट ये 1 एम्पियर हुआ, 2 एम्पियर हुआ, 3 एम्पियर हुआ, 4 एम्पियर हुआ, ये 5 एम्पियर हो गया। अल्टरनेटिंग करंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, बात ज़रा गौर से सुननी है, ये पहले मैं आपको सिर्फ समझाने लगा हूँ कि ये डायग्राम बनी कैसे है, ये इतना बड़ा जो लूप हमने बनाया है ये कैसे बनता है। ये समझ लग गई ना, तो इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमने पढ़ना है। R क्या होता है, C क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है, बस इन पॉइंट्स को पढ़ना है तो ये सारा टॉपिक हो जाएगा। इस टॉपिक में सबसे मेन काम होता है कि डायग्राम बनती कैसे है, ये लूप कैसे बना है। ये वाला अजीबोगरीब किस्म की जो शक्ल आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है, ठीक है, ऐसी शक्लें आपने अपनी खुद की भी नहीं देखी होंगी जैसी ये देख रहे हैं। तो ये जो
शक्ल है, ये डायग्राम है, ये कैसे बनी है, हमने इसको सीखना है, ये आपका मेन काम है। अब मैं ये चीज़ आपको समझाने लगा हूँ कि ये लूप कैसे बना। तो देखो बच्चों, जिस वक्त अल्टरनेटिंग करंट 0 से बढ़ता है ना, 0 से 1 तक जाएगा, फिर 2 तक जाएगा, फिर 3 तक जाएगा, 4, 5, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी तो इंक्रीज़ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होने से पता क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा ना, उस वक्त शुरू में जिस वक्त करंट 1 एम्पीयर था, जब करंट 1 एम्पीयर था, उस वक्त जितना मैग्नेटिक फील्ड था ना, उस मैग्नेटिक फील्ड ने 20% डोमेन्स को मैग्नेटाइज कर दिया। यानी उस मैग्नेटिक फील्ड ने 20% डोमेन्स को अपनी डायरेक्शन में तरतीब में ले आया। करंट 2 एम्पीयर हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ गया ना, और इंक्रीज़ हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल और बढ़ेगा ना, ये और मज़ीद डोमेन्स को मैग्नेटाइज करेगा, 40% डोमेन्स मैग्नेटाइज होंगे। जब करंट 3 एम्पीयर हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिर इंक्रीज़ हुआ, इसने 60% डोमेन्स को मैग्नेटाइज कर दिया। जब करंट 4 एम्पीयर हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इसने 80% डोमेन्स को मैग्नेटाइज कर दिया। जब करंट अपनी पीक वैल्यू पर गया 5 एम्पीयर, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बना, इस मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ने 100% डोमेन्स को मैग्नेटाइज कर दिया। तो हम देखते हैं जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है ना, ये देखें एक्स एक्सिस के ऊपर मैग्नेटाइजिंग करंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, वाई एक्सिस के ऊपर मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी 0 से 5 तक, वैसे वैसे ये मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इंक्रीज होगा, और आपके पास ये ग्राफ O से A तक जाएगा। यानी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, वो डोमेन्स को मैग्नेटाइज करता जा रहा था। तो पीक वैल्यू, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू 5 पर पहुंचा, तो वो जितना मैग्नेटाइज कर सकता था उसने कर दिया। अब इसके बाद मज़ीद मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकते। तो देखो ये ग्राफ यहाँ से बढ़ते 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 ये पीक वैल्यू पर पहुंचा। एंड पर जाके देखें, इस ग्राफ की ये जो चोंच है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। ये किताब के अंदर मेंशन नहीं किया उसने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्टैरिसीस लूप की जब आपने पीक बनानी है ना, पीक जो इसकी चोंच बनानी है एंड पर, वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब पता क्या है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि अब ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, मतलब कि एक मटेरियल जितना मैग्नेटाइज हो सकता था हो गया। इसके बाद अगर आप मज़ीद करंट बढ़ा भी दें ना, करंट मज़ीद बढ़ा भी दें, तो ये देखें ग्राफ बिल्कुल सीधा होगा, मज़ीद मैग्नेटाइज नहीं होगा। एक मटेरियल अपना जितना मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकता था, जितना मैग्नेटाइज हो सकता था, वो उतना हो जाएगा। उसके बाद ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जब करंट 1 एम्पीयर था, फिर से सुनो, जब करंट 1 एम्पीयर था, मैग्नेटिक फील्ड 20% डोमेन्स मैग्नेटाइज होगी, मटेरियल 20% मैग्नेटाइज हो गया, बी की वैल्यू 20 है, 20%। जब करंट 2 एम्पीयर हुआ, 40% डोमेन मैग्नेटाइज होगी, 3 एम्पीयर 60%, 4 एम्पीयर 80%, 5 एम्पीयर 100% डोमेन्स मैग्नेटाइज होगी। जब 5 एम्पीयर करंट पर 100% डोमेन्स मैग्नेटाइज होगी है ना, इसके बाद करंट बढ़ा भी दो, 6 एम्पीयर, 7 एम्पीयर, 8 एम्पीयर, 9 एम्पीयर, हम देखेंगे ग्राफ मजीद ऊपर नहीं जाएगा बल्कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ऐसे। यानी हमारा मटेरियल जितना मैग्नेटाइज हो सकता था हो गया है। अब इसके ऊपर डोमेन्स बची नहीं है, तो मज़ीद मैग्नेटाइजेशन नहीं होगी, इसलिए मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड मज़ीद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ता है, जब वो मैग्नेटाइज होता है, जब उसकी डोमेन्स तरतीब में आती हैं, तब वो मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो बच्चों 20% डोमेन्स मैग्नेटाइज हुई, 40%, 60%, 80%, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, वैसे वैसे हमारे स्पेसिमेन का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा था। बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, ग्राफ ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते 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 कभी तो कोई सीन ऐसा आएगा, सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें मटेरियल जितना मैग्नेटाइज हो सकता था उसकी सारी की सारी डोमेन्स तरतीब में आ जाएंगी 100%। उसके बाद अगर आप नीचे से करंट बढ़ा भी देना, तो फिर मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड मज़ीद नहीं बढ़ेगा। तो हमारा वहाँ से ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये वहाँ से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आप जितना मर्जी करंट इंक्रीज़ कर दें, अब हमारा मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मज़ीद नहीं बढ़ सकता। दिस इज़ वन पीक। ठीक हो गया। अब इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट फिर पीक वैल्यू से कहाँ आता है? आंसर है इसने अपनी पीक वैल्यू से कम होना, नीचे आना है 0 पर। उसके बाद फिर इसने नेगेटिव हाफ साइकिल में चला जाना है।
बच्चों जब दूसरा हाफ साइकिल आएगा तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी ना। जब करंट बदलेगा तो करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। अब देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। तो पहले सारी डोमेन्स इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुई थी। ये देखें, ये डोमेन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गई हैं। जब अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स होगा, जब यहाँ से करंट रिवर्स होगा, करंट रिवर्स होने से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो गया। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब दूसरी डायरेक्शन में सारी डोमेन्स को मैग्नेटाइज करेगा। अब ये डोमेन्स इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। ये सारी की सारी डोमेन्स मैग्नेटाइज हो रही हैं इस डायरेक्शन में। इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन इन वन डायरेक्शन। दिस इज मैग्नेटाइजेशन इन रिवर्स डायरेक्शन। ये पॉइंट डी आ गया। जो काम आपने ए पर किया था वही काम जब करंट रिवर्स होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगी, अब सारी की सारी डोमेन्स दूसरी सिंथ में जाके ऐसे मैग्नेटाइज होंगी। और डोमेन्स का दूसरी डायरेक्शन में जाके मैग्नेटाइज होना, दूसरी डायरेक्शन में डोमेन्स का जाके मैग्नेटाइज होना, इसको हम ग्राफ में डी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। और इसकी चोंच भी देखें हॉरिजॉन्टल है। हिस्टैरिसीस लूप की जो आखिरी पीक होती है वो हॉरिजॉन्टल है। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि मटेरियल जितना मैग्नेटाइज हो सकता था हो गया। इसके बाद ना मज़ीद डोमेन बची हैं, इसलिए आप करंट जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। दिस इज मैग्नेटाइजेशन इन वन डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटाइजेशन इन सेकेंड डायरेक्शन, दूसरी रिवर्स डायरेक्शन। उसके बाद फिर जब करंट दोबारा अपने पहले वाले हाफ साइकिल में वापस आएगा, करंट फिर अपनी पहले वाली डायरेक्शन में आएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिर पहले वाली डायरेक्शन में आएगा। अब सारी की सारी डोमेन्स फिर पहले वाली डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगी और आपका ग्राफ जहाँ से चला था फिर दोबारा वहाँ पर ए पर वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यूँ समझें, हमने अल्टरनेटिंग करंट के एक पीक से ना, पॉजिटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक इसका एक साइकिल लिया। जब ये करंट इस पॉजिटिव पीक पर था तो ए पॉइंट था, जब ये करंट अपनी नेगेटिव पीक पर आया तो दूसरा पॉइंट डी आ गया, फिर दोबारा ये अपनी पॉजिटिव पीक पर आया तो फिर ये ग्राफ दोबारा का दोबारा ए पर चला गया। तो आपके सामने ये एक लूप बना है, एक क्लोज्ड पाथ की डायग्राम बनी है। इसको हम कहते हैं फिजिक्स में हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है जी। ये जो डायग्राम आपके सामने बनी है इसका नाम क्या है? दिस इज़ नोन एज हिस्टैरिसीस लूप। तो हमने अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पूरे अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल के अंदर इसे स्टडी किया है। पॉजिटिव पीक से दोबारा पॉजिटिव पीक तक आए तो हमारा ये ग्राफ ए से चला डी तक, डी से दोबारा ए तक आया, तो ये क्लोज्ड पाथ बना है। इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है जी। ये क्लियर हुआ है कि डायग्राम कैसे बनी। अब इस डायग्राम पर ना हमने कुछ चीज़ों को स्टडी करना है। सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखनी है, और यही सबसे टेक्निकल है, इसके बाद काम आसान है। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड हिस्टैरिसीस? हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है? हिस्टैरिसीस लफ्ज़ किसको कहते हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखो भाई, हिस्टैरिसीस का मतलब बच्चों क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसकी एक लाइन लिखवाता हूँ कि हिस्टैरिसीस हम फिजिक्स में किसको कहते हैं। जिस वक्त बच्चों आप O से A तक चले गए, जब आप करंट इंक्रीज हो रहा था 0 से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो हमारे पास पीक आ गई। ठीक हो गया। ग्राफ हमारा एक पीक पर चला गया, सैचुरेशन पॉइंट पर चला गया। जितना मैग्नेटाइज हो सकता था हो गया, मटेरियल जितना मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकता था कर दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद ज़रा देखें, आपने अपने करंट को कम करना शुरू करना है। और पीक के बाद करंट कहाँ आता है? ये देखें ना, 0 1 2 3 4 5 के बाद कहाँ पर आएगा? 5 के बाद करंट कम होगा ना। करंट आएगा 4 पर, 3 पर, 2 पर, 1 पर और फिर 0 पर। कहता है जिस वक्त अल्टरनेटिंग करंट आपका, जिस वक्त करंट आपका कम होने लगता है, 5 से 4 3 2 1 पर 0 पर आता है, करंट जब कम हो रहा होता है, ये वाला सीन है। कहता है जब करंट आपका कम हो रहा होगा, जैसे देखें यहाँ पर आपका करंट इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बेटा एक्स एक्सिस पर करंट है ना, करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आंसर है इस पॉइंट पर मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ये यहाँ पर ऐसे।
यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा। बात ज़रा गौर से सुननी है। मेरा करंट और कम हो गया, यहाँ पर आ गया। इस पॉइंट पर देखें करंट की कीमत कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा करंट है, करंट इतना सा है ना। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये इतना बड़ा है, अभी भी ज़्यादा है। बच्चों जब करंट कम हो रहा होता है मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी है, इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। चैप्टर 14 में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। जिस वक्त हमारा करंट कम हो रहा है, करंट की वैल्यू जब कम है, बी की वैल्यू देखें ज़्यादा है, करंट से ज़्यादा, और ये देखें करंट और कम हो गया। इस पॉइंट पर देखें करंट कितना है, ये करंट यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ इतना, हो सके 0.2 एम्पीयर हो, थोड़ा सा करंट। इस करंट पर अगर बी की वैल्यू देखेंगे तो बी की वैल्यू ये देखें इतनी बड़ी है, अभी भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जब करंट की वैल्यू कम हो रही थी तो उस वक्त फ्लक्स डेंसिटी कितनी थी, ज़्यादा। जिस वक्त हमारा करंट कम हो रहा होता है ना बेटा, ए से जब हम वापस आते हैं, जब करंट डिक्रीज होता है तो कहता है जब करंट की वैल्यू कम हो रही होती है ना, उस वक्त बी की वैल्यू, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू, मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। आप ग्राफ से देख सकते हैं करंट की कीमत इतनी है, एक्स एक्सिस पर करंट है, वाई एक्सिस पर मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी है, छोटी सी, लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखें ज़्यादा। जिस वक्त करंट कम हो रहा होता है बी की वैल्यू ज़्यादा होती है, बी की वैल्यू ज़्यादा होती है। करंट कम होते होते ज़ीरो पर आ गया, उसके बाद करंट ने रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना है। बच्चों इधर देखिए, करंट ने रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ना है ना। जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये ग्राफ एकदम ऊपर से नीचे आएगा और सी पॉइंट पर देखें, सी पॉइंट पर करंट यहाँ से लेके यहाँ तक इतना 3 एम्पीयर है, लेकिन सी पॉइंट पर बी कितना है, तो आंसर है सी पॉइंट पर जब आप बी की कीमत देखोगे ना तो बी यहाँ से ये 0 है। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तो वाई वाली क्वांटिटी 0 हो जाती है। जब ग्राफ वाई एक्सिस को टच करता है एक्स वाली कीमत 0 होती है। जब करंट 0 था, बी की वैल्यू देखें, बी इतना था। करंट रिवर्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पर करंट है, फिर से करंट रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हुआ, करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ग्राफ एकदम ऊपर से नीचे आ रहा है। सी पॉइंट पर पहुंचे, करंट तो ज़्यादा है, 0 से लेके सी तक करंट की कुछ कीमत है, लेकिन सी पॉइंट पर बी कितना हो गया, बी एकदम 0 हो गया। यानी जिस वक्त हम करंट को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगते हैं ना, तो उस वक्त बी की वैल्यू कम होने लगती है और होते होते 0 हो जाती है। यानी मैंने आपको 2 सिचुएशंस पढ़ाई हैं, एक ओरिजिन से इस साइड वाली सिचुएशन, एक ओरिजिन से इस साइड वाली सिचुएशन। ओरिजिन से इस साइड वाली सिचुएशन क्या है, बोलो, जब करंट कम होता है, जब करंट कम हो रहा होता है बी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और फिर जब करंट 0 होने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ने लगता है तो बी की वैल्यू एकदम कम होते होते 0 हो जाती है। यानी बी की वैल्यू, मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, स्पेसिमन के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू, सबका एक ही मतलब है, इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर। इधर देखें भी सारे, गौर से सुनना ये सेंटेंस, ये इस किताब का सबसे मुश्किल सेंटेंस है और सबसे बेहतरीन सेंटेंस है। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर when the current is decreasing as compared to when the current is increasing। कहता B की वैल्यू उस वक्त ज़्यादा होती है जब करंट कम हो रहा होता है, as compared to यानी उस वक्त से जब करंट बढ़ने लगता है ना, फिर तो B कम होता है। तो ऊपर वाले सीन में, ऊपर वाले केस में B की वैल्यू ज़्यादा है नीचे वाले केस से। इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में कहते हैं हिस्टेरेसिस। फिर से देखो, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, बच्चों वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग एज कंपेयर टू व्हेन द करंट इंक्रीजिंग। कहता है जब करंट बढ़ने लगता है उस वक्त तो बी कम होता है। देखो जब आप 0 से इधर करंट बढ़ाने लगते हो, ग्राफ एकदम नीचे आता है और सी पर 0 हो जाता है। तो इस केस में बी की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस केस। तो पहले केस में करंट कम हो रहा था, उस वक्त बी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे केस में जब करंट बढ़ने लगता है तो बी एकदम कम हो जाता है।
अब जरा मुझे सी पॉइंट पर एक सीन समझाओ। आप अभी चैप्टर नंबर 16 पढ़ के आए हो, आपने लीड का लफ्ज भी सुना है, लैग का लफ्ज भी सुना। सी पॉइंट पर ठीक है ना, सी पॉइंट पर ये ग्राफ ऊपर से नीचे आया और सी पॉइंट पर जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूँ एड पॉइंट सी पर क्या हुआ है, पॉइंट सी पर बी की वैल्यू 0 है और करंट 0 नहीं है, करंट तो बढ़ रहा था, करंट तो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है बच्चों, सी पॉइंट पर करंट 0 नहीं है, एक्स वाली कीमत 0 नहीं है, वाई वाली कीमत 0 है। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊँ, ये देखें ज़रा, बी 0 पर है, ये ग्राफ बी का है। करंट कहाँ पर है, करंट 0 नहीं है, करंट यहाँ से यहाँ तक, मैक्सिमम तो नहीं कह सकता लेकिन ज़्यादा है। तो करंट की वैल्यू 0 नहीं है, ज़्यादा है, तो करंट ऊपर से शुरू होगा यहाँ से ऐसे। इनमें से ज़रा मुझे बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? आंसर है ऊपर वाला ग्राफ लीड करता है, नीचे वाला लैग। तो फिर हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं, मैग्नेटिज्म लेग्स बिहाइंड। बेटा मैग्नेटिज्म मतलब बी, ये बी मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, इसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म लेग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटिज्म लेग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको यूं भी समझ लें, करंट इस सिमत में बढ़ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये ऊपर से बी का ग्राफ नीचे आ रहा है ऐसे। जैसे जैसे करंट आगे जा रहा है बी उसके पीछे पीछे आ रहा है, जैसे जैसे करंट आगे जा रहा है ये बी वाला ग्राफ उसके पीछे पीछे आ रहा है, और ये पीछे पीछे आते हुए 0 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर करंट 0 नहीं होगा बल्कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मैग्नेटिज्म लेग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हिस्टैरिसीस। कोई आपसे पूछे कि हिस्टैरिसीस किसे कहते हैं फिजिक्स में, तो हम कहेंगे हिस्टैरिसीस बड़ा अजीब सा फिनोमेना है। क्या? जब करंट कम हो रहा होता है उस वक्त बी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जब करंट बढ़ने लगता है रिवर्स डायरेक्शन में बी कम होने लगता है। ये जो करंट और बी के दरमियान जो सिलसिला चलता है ना ऊंच नीच का, इसी को हिस्टैरिसीस कहते हैं। और इसको अगर एक लफ्ज़ में हम ख़त्म करें ना, तो बेटा फाइनल स्टेज देखनी है। फाइनल स्टेज चलते चलते सी आई थी, सी पर करंट ज़्यादा है, बी 0 है, और आप चैप्टर 16 पर क्या आए हो, 0 ओरिजिन से इधर से ग्राफ शुरू होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसका ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। जो ऊपर वाला ग्राफ होता है वो लीड होता है, जो नीचे वाला होता है वो लैग होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो बी है ना मैग्नेटिज्म, ये पीछे है किसके, करंट के, तो इसी को लिखा है मैग्नेटिज्म लेग्स बिहाइंड दी मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है जी, ये दोनों सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो हिस्टैरिसीस के पैराग्राफ में आपको मिलेंगे, ये वाला केस भी और ये वाला भी। ठीक है, अब इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है सैचुरेशन की। सैचुरेशन, हाँ जी, बस लास्ट पर ये 1-2 करने हैं, बाकी इसका हिस्सा हम कल करेंगे। सैचुरेशन किसको कहते हैं बेटा? सैचुरेशन पॉइंट होता है मैक्सिमम पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होता है? मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब ये देखो, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा था बेटा, करंट बढ़ रहा था 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा था ना। 20% डोमेन्स मैग्नेटाइज होती हैं, 40%, 60%, 80% और ये 100% जितनी हो सकती है। ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर मटेरियल 100% मैग्नेटाइज हो गया है, इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन, जितना हमारा मटेरियल स्पेसिमन जितना मैग्नेटाइज हो सकता था इस करंट से उतना हो गया। फाइनल स्टेज जब पूरा का पूरा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है तो हम कहते हैं कि मटेरियल इज मैग्नेटिकली सैचुरेटेड, और इसे ग्राफ से ए पॉइंट से शो किया गया। ठीक है जी, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं, देखिए हम एक एक लाइन की प्रॉपर्टीज आएंगी बस, उसे कहते हैं रिटेंटिविटी। हाँ जी, इसे हम क्या नाम देते हैं? रिटेंटिविटी, या इसका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं रेमनेंस। ग्राफ में इसको आर से रिप्रेजेंट किया गया, यानी हिस्टैरिसीस लूप में अगर आप देखेंगे ना तो हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? आर से। ये आर वाला पॉइंट,
कोई आर वाले पॉइंट पर बता सकता है क्या हुआ है? ये देखें, करंट कम होते होते ज़ीरो पर गया बच्चों, करंट कम होते होते ज़ीरो पर गया, यहाँ पर करंट ज़ीरो है, लेकिन इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक इतना बनता है, ओ से आर तक कुछ ना कुछ कीमत बनेगी। 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5। यानी जब करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए बच्चों, जब करंट कम होते होते ज़ीरो हो जाए, उस वक्त मटेरियल का, स्पेसिमन का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिटर्निविटी। फिर से, जब आपका करंट कम होते होते ज़ीरो हो जाए, ये देखो, ये मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, दिस इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसे हमने एक्सटर्नल करंट में मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। जब हमने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, इसकी डोमेन्स मैग्नेटाइज हो गई हैं, इसकी डोमेन्स मैग्नेटाइज हो गई। कहता जब डोमेन्स एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो जाती हैं ना, तो उस वक्त एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़ीरो हो भी जाए, एक्सटर्नल करंट ज़ीरो हो भी जाए, तो ये डोमेन्स फ़ौरन वापस नहीं आती हैं, ये कुछ देर तरतीब में ही रहती हैं। जब एक दफ़ा किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की डोमेन मैग्नेटाइज हो जाए, तरतीब में आ जाए, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल करंट ज़ीरो हो भी जाए, ये जो मटेरियल है इसकी डोमेन्स कुछ देर तक मैग्नेटाइज ही रहती हैं। वंस द डोमेन रिटेन देयर मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर, डोमेन्स अपने मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर को रिटेन रखती हैं जब ये एक दफ़ा अलाइन हो जाती हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि आपने डोमेन्स को मैग्नेटाइज किया, करंट ज़ीरो हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हुआ, एकदम से डोमेन वापस आ गई, और कुछ सेकंड तो उधर ही रहेंगी, वो कुछ सेकंड तो उधर ही रहेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब करंट ज़ीरो हो भी जाए ना, और एक लम्हे के लिए अगर करंट ज़ीरो हो भी जाए, मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता। मटेरियल अपने मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करता है अगर करंट ज़ीरो हो भी जाए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन रखते हैं, अपने मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटाइज रखेंगे। इस प्रॉपर्टी को रिटर्निविटी कहते हैं। और ग्राफ में इसे किस नाम से रिप्रेजेंट किया हमने? तो ग्राफ में हमने इसको आर के नाम से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो वंस द डोमेन इज़ अलाइंड, दे हैव बीन अलाइंड, जब एक दफ़ा डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं वो कुछ देर तक अलाइन ही रहती हैं, चाहे करंट ज़ीरो हो जाए। इसकी उल्टी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोअर्सिविटी। जी, लास्ट प्रॉपर्टी कोअर्सिविटी। इस आखिरी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोअर्सिविटी, और इसे ग्राफ से हमने सी के लफ्ज़ से रिप्रेजेंट किया। ग्राफ में ये किस वर्ड से रिप्रेजेंट हुआ है? सी से। कोअर्सिविटी क्या होती है? अब देखें, कोअर्सिविटी रिटर्निविटी का ऑपोजिट है। कैसे बच्चों? यहाँ से करंट कम होते 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 ज़ीरो हुआ था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं था। अब देखें, करंट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ेगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट बढ़ रहा है। ग्राफ एकदम ऊपर से नीचे आएगा और सी पॉइंट पर करंट ज़ीरो नहीं है, लेकिन बी ज़ीरो हो गया। तो करंट जब इंक्रीज होता है रिवर्स डायरेक्शन में, तो सेंटर में एक स्टेज ऐसी आती है जब मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। अब देखें, आई तो ज़ीरो नहीं है, आई ज़ीरो नहीं है, लेकिन बी ज़ीरो है सी पॉइंट पर। ग्राफ में देखें, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोअर्सिविटी। तो देखें, ये रिटर्निविटी का ऑपोजिट है। तो याद रखने के लिए, कोअर्सिविटी और रिटर्निविटी एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। वो ठीक है? आपको क्या हुआ है? तो कोअर्सिविटी क्या होती है? करंट जब रिवर्स होता है, इंक्रीज होने लगता है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोअर्सिविटी। और कोअर्सिविटी में देखें, सादा, इन शॉर्ट, आई ज़ीरो नहीं है, बी ज़ीरो है। और रिटर्निविटी में आई ज़ीरो होता है, बी ज़ीरो नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। अच्छा, ये सीन होता कैसे है? अब देखो ना बच्चों, इधर देखो, अगर करंट ज़ीरो नहीं है, करंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, फिर भी आपका मटेरियल ज़ीरो यानी डीमैग्नेटाइज है। ज़ीरो का मतलब होता है डीमैग्नेटाइज। मटेरियल डीमैग्नेटाइज है, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों? इसका मतलब पता क्या है? इधर देखो, जब एक मैग्नेटाइजेशन से
दूसरी मैग्नेटाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं ना, रिवर्स डायरेक्शन में। बच्चों आपकी डोमेन्स इधर से, पहले इधर थी मैग्नेटाइज, करंट रिवर्स होता है, ये डोमेन्स वापस जाती हैं दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने के लिए। जब हमारा ग्राफ ए से डी की तरफ जा रहा होता है, सेंटर में कुछ लम्हे के लिए मटेरियल डी मैग्नेटाइज होता है, सी पॉइंट पर मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। क्यों होता? पता क्या है, कुछ डोमेन्स देखो, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया था ना, कुछ डोमेन्स ऊपर के रास्ते से मैग्नेटाइज हुई थी, और जो डोमेन्स नीचे को थी ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उन्हें नीचे के रास्ते से मैग्नेटाइज करता है। जब हम इनको रिवर्स करते हैं ना, ये सारी डोमेन्स उधर लेके जानी है, दूसरी तरफ आपने इनको मैग्नेटाइज करना है, तो जो ऊपर के रास्ते से आई थी वो ऊपर के रास्ते से जाएंगी, जो नीचे के रास्ते से आई थी वो नीचे के रास्ते से जाएंगी। सेंटर में एक स्टेज ऐसी आती है, कुछ डोमेन्स नीचे हो जाती हैं, कुछ ऊपर हो जाती है, यानी ये सीन हो गया डी मैग्नेटाइज, डिसऑर्डर हो गया ना, कुछ डोमेन्स नीचे हो गई, कुछ डोमेन्स ऊपर हो गई। तो एक मैग्नेटाइजेशन से दूसरी मैग्नेटाइजेशन की तरफ जब हम जा रहे होते हैं ना, तो रास्ते में एक स्टेज कौन सी आती है? डी मैग्नेटाइजेशन की, जिसमें मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। वो करंट जिस पर मटेरियल डी मैग्नेटाइज होता है, उस करंट को कहते हैं कोअर्सिव करंट। और क्या नाम है इसका? कोअर्सिव करंट। कोअर्सिव करंट वो करंट होता है, इधर सुने भाई, कोअर्सिव करंट वो करंट होता है जिस पर मटेरियल डी मैग्नेटाइज होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में कोअर्सिव करंट ज़्यादा होता है, जो हार्ड होते हैं ना, जैसे स्टील है, स्टील, उसमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है डीमैग्नेटाइज करने के लिए, वो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होते। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में कोअर्सिव करंट कम होता है, यानी हम लिख सकते हैं ये जो करंट है ना, IC कोअर्सिव करंट, आयरन के केस में कम होगा एज कंपेयर टू कोअर्सिव करंट ऑफ स्टील। स्टील के केस में बेटा, स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। हार्ड वाले इतनी जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं होते, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज होते हैं। इसलिए याद रहे, आयरन सॉफ्ट है, आयरन का कोअर्सिव करंट कम है, ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है। स्टील का कोअर्सिव करंट ज़्यादा है, ये देर से ज़्यादा करंट लेके मैग्नेटाइज होता है। ठीक है जी। हिस्टैरिसीस लूप ओरिजिन से क्यों नहीं गुजरता? हिस्टैरिसीस लूप पेपर में अक्सर सवाल आता है, बुक में भी उसने सिर्फ लिखा है कि हिस्टैरिसीस लूप ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। रीज़न नहीं है, रीज़न आपने खुद तलाश करनी है। देखो, ओरिजिन से ग्राफ कब गुजरता है? कोई भी ग्राफ ओरिजिन से उस वक्त गुजरेगा जब x और y एक ही वक्त में ज़ीरो होंगे। बच्चों, x वाली रकम y वाली रकम एक ही वक्त में ज़ीरो हो तो ग्राफ कहाँ पर होगा? ओरिजिन पर। पक्का असूल है, ओरिजिन पर दोनों ज़ीरो होते हैं, x भी y भी। इधर आ जाए, y पर b है, x पर i है। कभी i ज़ीरो होता है, b ज़ीरो नहीं होता, रिटेंटिविटी। और कभी b ज़ीरो होता है, i ज़ीरो नहीं होता, कोअर्सिविटी। ड्यू टू रिटेंटिविटी, कोअर्सिविटी, एक ही वक्त में दोनों ज़ीरो होते ही नहीं है, i और b। इसलिए हिस्टैरिसीस लूप की जो कर्व है वो कभी भी ओरिजिन में से नहीं गुजरेगी। हिस्टैरिसीस लूप कर्व कभी भी ओरिजिन में से नहीं गुजरता। कोई रीज़न पूछे तो क्या है? ड्यू टू रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी, क्योंकि x और y एक ही वक्त में, b और i एक ही वक्त में ज़ीरो नहीं होते। चलें, इसका अब दो हिस्से रह गए हैं, बल्कि एक ही रह गए, एरिया ऑफ लूप। वो हम करेंगे इंशाल्लाह बेटा अगले लेक्चर में, और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो उस वक्त के लिए आपने अपना ख्याल रखना है, और इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना नहीं भूलना यूट्यूब चैनल पर, जो कि सब्सक्राइब करना, जो कि बच्चों मेरे ज़ाती नाम से ही स्टार्ट किया गया है, सादुल्ला फ़रूकी। आप लिखेंगे तो नीचे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ साद स्पेस फिर आगे सादुल्ला फ़रूकी स्पेस दे के लिखना है, तो नीचे चैनल आ जाएगा। उस पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको आने वाले वक्तों में मिलने वाली हैं। अभी भी उस पर काफ़ी चैप्टर 15 भी तकरीबन सारा है, 16 चैप्टर के भी कुछ टॉपिक वहाँ पर रखे हैं, फर्स्ट ईयर के भी हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला अब चल पड़ा है। तो ये सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का काफ़ी सारा हिस्सा आपको वहाँ पर मिलने लगेगा। तो अब छुट्टियाँ नहीं करने लग जाना कि सर को यूट्यूब पे सुन लेंगे, लाइव आपने आना है, यहाँ पर भी सुनना है, एक दफ़ा रिवाइज़ फिर कर लेना है,
क्योंकि इंसान याद करके उतनी अच्छी तरह जहन में चीज़ें नहीं बैठा सकता जितनी सुन के बैठा सकता है। ठीक है, तो बच्चों कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।